तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में बीकॉम थर्ड पार्ट के छात्रों का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें शांति बना के बैठेंगे, सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आज का जो क्लास है, जो टॉपिक है, बीकॉम थर्ड पार्ट के स्टूडेंट के लिए है और उनका 7वां पेपर ऑनर्स है, ये 7th पेपर है। ये इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं इसको, या इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, पेपर का नाम होता है इसका। यह जो इनकम टैक्स है, यह आपके सिलेबस में क्यों रखा गया, बीकॉम के छात्रों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर यह इनकम टैक्स है क्या, इस पर चर्चा करेंगे। क्यों आवश्यक है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है यह क्या है, इसके जो पारिभाषिक शब्द हैं, इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इनकम टैक्स से। यह जो इनकम टैक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है, या इसको हम लोग कह लें इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स कह लें, इंट्रोडक्शन अबाउट इनकम टैक्स कह लें। दोनों एक ही बात है। इसके बारे में हम लोगों को परिचित होना है। इनकम टैक्स के बारे में हम लोग सुनते हैं, इनकम टैक्स के बारे में हम लोग प्रायः सुनते रहते हैं कि यह इनकम टैक्स है। तो क्या है इनकम टैक्स, और यदि इसके शब्द पर ध्यान देंगे तो बहुत ही साधारण सा इसका शब्द है, इनकम और टैक्स, आय और कर। यानी पहले आय होती है, उसके बाद उस पर जो लगने वाला कर होता है वह इनकम टैक्स कहलाता है, इन्हें आयकर कहलाता है। सीधा सीधी हम लोग कह लें कि आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। टैक्स ऑन इनकम ऑफ ए पर्सन ऑफ एन एसएससी इज कॉल्ड इनकम टैक्स कह सकते हैं इसको। बहुत ही आसान सा इसका मीनिंग है। सीधा सीधी हम कोई पूछ दे कि क्या है इनकम टैक्स, हम लोग आसानी से कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि आय पर लगने वाले कर को ही आयकर कहते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि यह आयकर, आय क्या होती है जिस पर हम लोगों को टैक्स देना होता है। अब निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग 18 वर्ष की आयु शिक्षा दीक्षा कर लेते हैं तो हम लोगों के सामने क्या समस्या आती है कि जीवन यापन के लिए हमको कुछ करना है, आय कमानी है, इनकम कमाने हैं, तभी तो जीवन चलेगा, तभी तो हमारी जीवन यापन, हमारी व्यवस्था चलेगी। तो हम लोग इनकम करते हैं और उस इनकम पर, जो भी इनकम करते हैं, चाहे नौकरी से इनकम करते हो, चाहे व्यापार से इनकम करते हो, चाहे प्रोफेशन से इनकम करते हो, या अन्य किसी साधन से इनकम करते हो, इन सारे इनकम पर जब हमको टैक्स देना होता है, जब टैक्स हम देते हैं तो उसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। तो सीधा सीधी हम लोग समझ लिए इस बात को कि आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं, यानी यह इनकम पर लगने वाला टैक्स है जिसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। यह इसका सिंपल मीनिंग है। यह केंद्रीय कर होता है, केंद्रीय कर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, जो एक वर्ष में, गत वर्ष में कमाए गए जो भी इनकम होंगे उस पर यह लगाया जाता है। और हम देश के नागरिक हैं तो हमको यह टैक्स देना होता है। कोई भी टैक्स हमको जब इम्पोज किया जाता है तो हमको टैक्स देना होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी, यह जो इनकम टैक्स है जो लोगों पर लगाया जाता है, इनकम पर लगाया जाता है, यह इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे आया यह भारत में। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे इतिहास में जाएं तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, सिपाही विद्रोह के नाम से वह जाना जाता है 1857 में। और उस समय के जो शासक हुआ करते थे सर जेम्स विल्सन, जब सिपाही विद्रोह समाप्त हुआ, वह आंदोलन समाप्त हुआ, वह क्रांति समाप्त हुई, तो देश को चलाने के लिए उसके पास धन नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो उस समय में सोचा गया कि एक तरह का कर लगाया जाए, जो पहले से कर लगा रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक विशेष कर लगाने की आवश्यकता महसूस हो गई। अब यह जो विशेष कर लगाया जाएगा, तो हम लोग जानते हैं
कि जब किस टैक्स लगाया जाता है तो देने वाला दुखी होता है, क्योंकि उसकी इनकम से, उसकी आय से वह टैक्स देना होता है। और मान लो जिसकी आय बहुत कम है तो वह उसी इनकम से देगा तो और वो उसको दिक्कत होगी। जिसकी आय अच्छी है उसको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो उसने सोचा कि ऐसी कर व्यवस्था लागू की जाए जो कम आय वर्ग के लोगों को यह प्रभावित न कर पाए, और जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यह भी बढ़े, टैक्स का रेट भी बढ़े, इनकम बढ़ेगा, टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। यानी कैपेसिटी विलिंग टू पे यदि हमारी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। इनकम बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। इनकम कम होगा, टैक्स कम होगा। इनकम कम होगा, एक सीमा से कम होगा, जैसे अभी 2.5 लाख का है तो 2.5 लाख से यदि इनकम कम है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यह एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हुआ जिसमें कम आय वर्ग के लोगों को प्रभावित नहीं किया, गरीब लोगों को प्रभावित नहीं किया जाए, और अधिक आय वर्ग के लोगों को जो टैक्स देने में सक्षम हैं उनको टैक्स देने के लिए कहा जाए। इसी को प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। और भारत में यह जो आया 1800, हमने कहा कि 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद यह इस कंसेप्शन का प्रादुर्भाव हुआ और इसको लागू किया गया। 1960 ईस्वी में यह लागू किया गया। फिर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, हर साल सुधार होता गया, हर साल उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, अपडेट किया गया, उसको अमेंडमेंट किया गया। इस एक्ट में कम से कम 10 बार 15 बार तो जरूर किया गया होगा पिछले वर्ष में, पिछले 10 शताब्दी में। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, उसके बाद भारत का अपना इनकम टैक्स एक्ट बना जो 1961 में बना। यह हम लोगों के लिए बेसिक है, यह बेस है इनकम टैक्स का। 1961 का जो एक्ट बना, जो 1 अप्रैल 1962 से भारत में लागू हुआ, यह इनकम टैक्स का भारतवर्ष में बेस है। मूल भावना वही है, वही से आया है। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, हर साल करीब करीब कुछ न कुछ होते रहते हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत हैं इसके वह 1961 का ही है, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ पूरे भारत में। अब यहां हम लोग देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व, इसके इंपॉर्टेंस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इस इनकम टैक्स का क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात तो यह देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश को बहुत सारा रेवेन्यू इसी के माध्यम से प्राप्त होता है। उस रेवेन्यू से केंद्रीय सरकार जो रेवेन्यू वसूल करती है उसका कुछ हिस्सा राज्यों को भी देती है, और अधिकांश हिस्सा वह खुद पूरे देश के विकास में लगाती है। आज जो एयरपोर्ट देख रहे हैं हम लोग, आज जो रेलवे देख रहे हैं, आज बहुत सारे जो हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, ये सारे के सारे इस टैक्स से ही होते हैं। सरकार का जो विशेष अभियान होता है, शिक्षा का अभियान होता है, गरीब लोगों को उत्थान का अभियान होता है, ये सारे चीज ये जो भी है ये टैक्स से ही होते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए यह टैक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों के लिए भी यह इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं। हमको यह समझना चाहिए कि हम कौन कौन सी आय पर टैक्स देंगे, कितनी आय होगी तो क्या टैक्स देंगे, और यह जो टैक्स अमाउंट है सरकार जब हमसे वसूल करती है तो कहां कहां खर्च करती है, कैसे खर्च करती है, या उससे हमको क्या लाभ मिलता है। तो लाभ के बारे में हमने अभी बताया कि जितना भी सरकार के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जो भी विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो गरीबी उत्थान के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं, सारे के सारे इस टैक्स से ही चलते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, सारी जनता करती है। तो हम लोगों के लिए भी यह टैक्स काफी महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद देखेंगे कि यह कितने प्रकार का भारत सरकार टैक्स लगाती है। हमने कहा कि यह केंद्रीय कर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया कर है। तो यह कितने प्रकार का होता है।
तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि टैक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक डायरेक्ट टैक्स जो पहले से भी है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी पहले से भी है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसमें यह इनकम टैक्स आता है। इसको हम थोड़ा समझ लें कि प्रत्यक्ष कर का मतलब हुआ कि वह कर जिस पर लगाया जाता है वही प्रभावित होता है, वह वही दुखी होता है, क्योंकि उसी को पे करना होता है, उसी की आमदनी से यह कटौती की जाती है, काटी जाती है। और इसीलिए इस टैक्स को वह शिफ्टिंग नहीं कर सकता किसी को, यानी टैक्स हमने दे दिया फिर दूसरे से वसूल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हमने दिया है तो हम ही को भुगतना पड़ेगा, इसलिए प्रत्यक्ष कर है, ये डायरेक्ट टैक्स है। दो तरह के कर होते हैं अभी टैक्स सिस्टम में है, एक प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है उसके अंतर्गत टैक्स तो लगाया जाता है उत्पादक से, लेकिन फिर वो उत्पादक वसूल करता है होलसेलर से, होलसेलर वसूल करता है रिटेलर से, और रिटेलर वसूल करता है कस्टमर से, जो ग्राहक होते हैं उससे। यानी भुगतान किसी ने किया और अंतिम उसका भुगतने वाला ग्राहक होता है, कस्टमर होता है। वह टैक्स अमाउंट शिफ्टिंग होते चला जाता है, उत्पादन पर लगा, उसके बाद उत्पादक ने होलसेलर से वसूल किया, और होलसेलर ने रिटेलर से वसूल किया, और रिटेलर ने फिर ग्राहकों से वसूल किया। तो इस तरीके से टैक्स का शिफ्टिंग जहां होता है, हो सकता है लगे किसी पर, भुगतान कोई करे और भुगते कोई, तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और अभी सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स को जीएसटी के अंतर्गत रख दिया गया है, यानी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको मिला करके एक ही टैक्स बना दिया गया है। इसमें एक दो को छोड़ दिया गया है, पेट्रोलियम वगैरह को छोड़ दिया गया है, उस पर अभी भी अलग सिस्टम है। एक आध दो आइटम ऐसे हैं जिस पर अलग सिस्टम अभी भी हैं, लेकिन और सारे जो टैक्सेस थे भारतवर्ष में उस सब को मिला करके एक टैक्स कर दिया गया है, जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। पहले भी जो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे गुड्स पर ही होते थे या सर्विसेज पर होते थे। जो सेवा प्रदाता लोग हैं उन पर, उनसे टैक्स लिया जाता था, या जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उन लोगों से लिया जाता था, अन्य जो उपयोग करता लोग थे उनसे भी लिया जाता था। तो उन सारी चीज़ों को एक जगह कर दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, या इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया है। तो दो तरह के टैक्स हो गए, प्रत्यक्ष कर जो जिस पर लगता है वही प्रभावित होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर जो भुगतान तो कोई करता है, टैक्स का भुगतान तो कोई करता है, लेकिन भुगतता कोई दूसरा है, वह शिफ्टिंग करता चला जाता है उसको, उस टैक्स अमाउंट को, और अंतिम भुगता जो होते हैं उस वही टैक्स का एक्चुअली भुगतान करते हैं। तो दो तरह की टैक्स प्रणाली हमारे देश में है, और इसीलिए यह जो इनकम टैक्स है यह प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। बहुत सारे टैक्स हैं प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं, वेल्थ टैक्स होता है, एक्सपेंडिचर टैक्स होता है, ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं, और भी सारे टैक्स हैं जो प्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आते हैं। यह जो इनकम टैक्स है जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यह भी प्रत्यक्ष कर में ही आता है, यानी जिस पर टैक्स लगता है उसी को भुगतान करना होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारी आय 2.5 लाख से ऊपर होगी तो हम ही को टैक्स देना है, जिसकी आय 2.5 लाख से नीचे है उसको कोई टैक्स नहीं देना है, वह कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। हमारी आय यदि 10 लाख से ऊपर हो जाती है तो हमको 30% टैक्स देने होंगे। हमारी आय 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो हमको 20% टैक्स देने होंगे, और यदि हमारी आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो हमको 5% टैक्स देने होंगे। इसका मतलब हुआ कि जिन लोगों की आय 10 लाख से नीचे है उनको 20% ही टैक्स देने हैं, उसको 30% टैक्स देने नहीं होंगे। तो यह इंडिविजुअल टैक्स होता है, प्रति व्यक्ति टैक्स होता है, जितनी जितनी आमदनी होगी उस हिसाब से उसका टैक्स स्लैब बना हुआ है, उसके इनकम के हिसाब से, और उस हिसाब से रेट भी तय किया गया है। तो इसको, इस तरह के टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं, प्रगतिशील कर व्यवस्था है। ये मतलब हुआ कि ऐसी कर व्यवस्था जिसमें कम आमदनी वाले कम प्रभावित होंगे, निम्न आमदनी वाले बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, अधिक आमदनी वाले अधिक प्रभावित होंगे। तो दो तरह के टैक्स हो गए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।
फिर हम लोग देखेंगे कि यह जो कर लगाया जाता है, कौन कौन सी आय पर हमको टैक्स देने हैं। अब तो हम लोग समझ गए टैक्स हमको देने हैं, इनकम पर टैक्स देने हैं, तो कौन कौन सी ऐसी आय होगी जिस पर हमको टैक्स देने होंगे। तो मोटा मोटी हम लोग समझ लें, हमारी कोई भी आय होगी, संपूर्ण सभी स्रोतों से आय पर किसी भी प्रकार की आय होगी हमारी, यदि आय है गत वर्ष में, अब बताएंगे गत वर्ष क्या होता है, तो हमको टैक्स देना होता है, टैक्स देना है। और हमारी आय यदि 2.5 लाख से ऊपर है, सभी स्रोतों की आय मिला के 2.5 लाख से ऊपर है, तो हमको टैक्स देना है। तो कौन कौन से इनकम ऐसे हैं जो जिस पर हमको टैक्स देने हैं, कौन कौन सी ऐसे इनकम है जिस पर टैक्स देना है। तो इनकम के तो बहुत सारे आधार होते हैं। आयकर विभाग ने, आयकर डिपार्टमेंट ने उन सारे इनकम को 5 स्रोतों में बांट दिया है, 5 स्रोतों में बांटा है सारे इनकम को, 5 स्रोतों में। इसका मतलब हुआ कि सारे इनकम इस 5 स्रोत में आ गए। कौन कौन सा है ये जिस पर हमको यदि इनकम है तो टैक्स देने हैं। तो पहला हो गया इसमें कि इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि हम नौकरी करते हैं, हम पढ़ लिख के नौकरी करते हैं, तो सैलरी का इनकम होगा। तो सैलरी पर जो भी इनकम होगा उस पर हमको टैक्स देने होंगे। यदि 2.5 लाख से ऊपर हमारी सैलरी होती है, सालाना इनकम यदि 2.5 लाख से ऊपर होती है, तो हमको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्स देने होंगे। तो पहला सोर्स ऑफ इनकम हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी। मान लो कि हम सैलरी नहीं कमाते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, हमारे पास ओके हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, हमारे पास यदि कुछ मकान है और किराया वसूल करके अपना भरण पोषण करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान होते हैं, बहुत सारे मकान होते हैं जिसपे किराया वसूल करके वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वही उनकी आमदनी होती है। तो इस तरह के यदि इनकम है हमारे पास, तो इस तरह के इनकम को हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 इनकम हो गया। या तो हम नौकरी करते होंगे तो सैलरी इनकम होगा, या नौकरी नहीं करते हैं तो मकान है हमारे पास, तो इनकम फ्रॉम ये हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यह बिजनेस क्या होता है या प्रोफेशन किसको कहते हैं। मान लो नौकरी नहीं करते हैं, मकान भी नहीं है, तो कुछ तो करेंगे, बिजनेस तो करेंगे। कोई बिजनेस ही करता है, कोई प्रोफेशन का काम करता है। बिजनेस वह होता है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल लगाया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, जिसमें पूंजी लगा के जब लाभ कमाते हैं तो उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। लेकिन जो काबिलियत से कमाया जाए, अपने स्किल से कमाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशन। जैसे कोई डॉक्टर साहब डॉक्टरी पढ़ाई कर ली और लोगों को जांच करते हैं और फीस लेते हैं, नौकरी नहीं करते हैं वो, लेकिन अपना क्लिनिक खोल करके वह सेवा करते हैं और पैसा कमाते हैं। वकील साहब हमारे केस को कोर्ट में लड़ते हैं, उसको हम फीस देते हैं उनको। तो वह वकील साहब में वह गुण है कि हमारे केस को लड़ने की क्षमता है, वो हमारे लिए लड़ते हैं और हम उनको फीस देते हैं। उनका इनकम प्रोफेशनल इनकम हो गया। तो डॉक्टर साहब का इनकम, ये वकील साहब का इनकम, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो नौकरी नहीं करते हैं। टीचर, बहुत सारे लोग टीचर पढ़ाते भी हैं, जो नौकरी नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाते हैं, कोचिंग खोल के पढ़ाते हैं। दैट इज प्रोफेशन, वो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का काम करते हैं, अपनी बुद्धि से कमाते हैं, अपनी काबिलियत से कमाते हैं, अपने स्किल से कमाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, इसमें पूंजी नहीं लगती है, बल्कि पूंजी लगती भी है तो पढ़ाई लिखाई करने में ही, उसके बाद कोई पूंजी लगाने अपने स्किल से लोग कमाते हैं। तो ये जो हुआ बिजनेस और प्रोफेशन, ये हम लोगों का तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है। यदि यह भी इनकम है, इस पर भी हमको टैक्स देने हैं। यदि 2.5 लाख से ऊपर टैक्स यदि इनकम करते हैं तो, आज के डेट में 2.5 लाख से ऊपर है तो। उसके बाद चौथा इनकम है कैपिटल गेंस का। कैपिटल गेंस पूंजी लाभ। अब थोड़ा सा समझ लें पूंजी लाभ क्या होता है। अलग इसका अलग से चैप्टर बना हुआ है, उसमें हम लोग यदि
आगे पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम ब्रीफ में समझाना चाहते हैं कि कैपिटल गेंस क्या होता है। कुछ कोई पूछ दे, किसी इंटरव्यू में पूछ दे कैपिटल गेंस मीन्स व्हाट, तो उसको हम जवाब दे सकें कि कैपिटल गेंस का मतलब क्या होता है। जैसे सब सीधा सा पूंजी लाभ, यानी पूंजी संपत्ति में हुए वृद्धि को पूंजी लाभ कहते हैं। पूंजी संपत्ति में हुए वृद्धि को पूंजी लाभ कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई कैपिटल एसेट्स है, कोई जमीन है, कोई ऐसी संपत्ति है, पुरानी संपत्ति है, उसको बेचने से या ट्रांसफर करने से लाभ होता है। सपोज कोई जमीन है, तुम्हारे शहरी एरिया में जमीन है, खेती एरिया में नहीं, देहात एरिया में नहीं, शहर के एरिया में दी है, तुमने 5 साल पहले खरीदा है, मान लो 1 लाख में, आज उसकी कीमत 2 लाख हो गई, तो यह जो 1 लाख रुपया जो हुआ, आज हम 2 लाख में बेचने जा रहे हैं, ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो यह जो 1 लाख रुपया हुआ यह कैपिटल गेंस होगा। इस तरह कोई संपत्ति, पुरानी संपत्ति हमारे पास में है, उसको आज हम जब खरीदा था तब खरीदा था, उसको आज हम बेचते हैं या किसी को देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर जो लाभ हो रहा है उस लाभ को हम लोग कैपिटल गेंस कहते हैं। तो उस चैप्टर में समझाया जाएगा पूंजी लाभ किसको कहते हैं। मैं थोड़ा सा और बता दूंगा। इसमें 2 तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस कैलकुलेशन होगा, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। यदि पूंजी संपत्ति का क्रय विक्रय 3 साल के अंदर होगा, 36 महीने के अंदर होगा, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस निकाला जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस में से उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है घटा देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वह प्रॉफिट हो जाएगा, इसका कैपिटल गेंस हो जाएगा। इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस कहेंगे। यानी 36 महीना के अंदर में यदि खरीदा गया जाए और बेचा जाए तो उसको हम लोग उस पर जो निकलेगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस कहेंगे। लेकिन शेयर एंड सिक्योरिटीज यदि है उसके लिए 12 महीना ही है। शेयर एंड सिक्योरिटीज को यदि 12 महीने के अंदर खरीदते हैं और 12 महीने के अंदर में ही बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो जाएगा। 36 महीने के बाद यदि कोई संपत्ति बेचते हैं, क्रय के से 36 महीने के बाद बेचते हैं, 3 साल के बाद बेचते हैं, या शेयर सिक्योरिटीज के मामले में 12 महीने के बाद बेचते हैं, तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस उस पर निकालना होगा। उसके लिए इंडेक्स वैल्यू वगैरह सब है, इंडेक्स के आधार पर इंडेक्स कॉस्ट निकाल देते हैं उसका, उसके बाद सेलिंग प्राइस में से उसको घटाते हैं, सेल कंसिडरेशन में से घटा देते हैं उसको। तो ये अलग चीज़ है। मूल रूप से यह हमको समझना है कि कैपिटल गेंस जो है यह पूंजी लाभ होता है और पूंजी संपत्ति के विक्रय पर यह प्राप्त होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो। फिर ये 4 सोर्स तो हमको मालूम हो गया। उसके बाद 5वां सोर्स जो है वह अदर सोर्सेज का है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी इन चारों में जो नहीं आया वह सभी आ जाएंगे अदर सोर्सेज में। इसमें बहुत सारे इनकम आ सकते हैं। जैसे क्या सब इनकम आ सकते हैं, जैसे ब्याज का इनकम है, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज का इनकम है, डिवेंचर पर ब्याज प्राप्त करते हैं, शेयर का लाभांश हम लोग प्राप्त करते हैं। हालांकि भारत में शेयर जो है वह टैक्स फ्री होता है, उसका डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आता है। यदि हम कोई भी अदर काम करते हैं या कहीं रास्ते में हमको कुछ मिल गया या कोई लॉटरी जीत गए, क्विज जीत गए, कोई हॉर्स रेस में हम जीत गए, कोई कंपटीशन में जीतते हैं, केवीसी में जीतते हैं, तो सारा का सारा आ जाएगा अदर सोर्सेज में, उसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे। तो 5 सोर्स हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेंस एंड अदर सोर्सेज। ये 5 सोर्स हैं। इसी पर यह इनकम, यह 5 स्रोत का इनकम यदि प्रीवियस ईयर में हमारे पास है। अब यहाँ प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, इसको समझ लें हम लोग। प्रीवियस ईयर, गत वर्ष किसको कहते हैं, यानी वह 12 महीना जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता हो, पिछले 31 मार्च को समाप्त होता हो, तो उसको हम लोग गत वर्ष कहेंगे। जो बीत चुका है, ऐसा वर्ष जो बीत चुका है, वह 12 महीना जो 31 मार्च को समाप्त हुआ है और जो बीत चुका है। यानी ऐसा हम लोग कह लें कि 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 तक का जो वर्ष है उसको गत वर्ष कहेंगे, अभी के लिए गत वर्ष कहेंगे। और अभी का जो वर्ष है यानी 21 और 22 का, जो 1 अप्रैल 21 से शुरू होकर के 31 मार्च 22 तक चलेगा, इसको कहते हैं हम लोग
कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो 2 वर्ष हमारे सामने में है, इसको इस तरह से डिफाइन भी कर देंगे कि वह 12 महीना जो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को समाप्त होता हो और कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व समाप्त होता हो, उसको हम लोग गत वर्ष कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे। और वह 12 महीना जो गत वर्ष के बाद आता हो, 1 अप्रैल शुरू होकर के 31 मार्च को समाप्त होता हो और गत वर्ष के बाद आता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे असेसमेंट ईयर कहेंगे, कर निर्धारण वर्ष कहेंगे। तो इसमें 2 तरह के वर्ष हो गए, गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। हम लोग फाइनेंशियल का नाम सुनते हैं, कैलेंडर ईयर का नाम सुनते हैं, जो 1 जनवरी शुरू होकर के 31 दिसंबर को समाप्त होता है। हम लोग फाइनेंशियल ईयर का नाम सुनते हैं, जो 1 अप्रैल शुरू होकर के 31 मार्च तक बंद होता है। तो फाइनेंशियल ईयर ही असेसमेंट ईयर होता है या गत वर्ष होता है। जो बीत चुका है गत वर्ष, वह फाइनेंशियल ईयर जो बीत चुका है गत वर्ष, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी चालू है, उसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। और यह जो गत वर्ष है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीत चुका है उसी में यस प्रीवियस ईयर यही होगा, 1 अप्रैल से 20 से 31 मार्च 21 तक का होगा। क्योंकि यह इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह 5 सोर्स जो हमने बताया, ये 5 सोर्स का इनकम गत वर्ष का ही होना चाहिए। क्योंकि बीत चुका है तो वो मालूम है कहाँ से प्राप्ति हुई है, कहाँ से इनकम हुआ है, किस सोर्स से इनकम हुआ है, हमको मालूम है। और उस इनकम को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो राशि आएगी उसी पर हमको असेसमेंट ईयर में कर का निर्धारण करना होगा। कर का निर्धारण कैसे करते हैं हम लोग? जैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख से ऊपर, अब तो 2 इसमें आ गए हैं, न्यू स्लैब है, ओल्ड स्लैब भी है। तो अभी हम ओल्ड स्लैब पर ही चल रहे हैं, फिर न्यू स्लैब को भी बता देंगे। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। गत वर्ष की आय यदि 2.5 लाख से कम है हमारी, हमको कोई टैक्स देना नहीं है। यदि गत वर्ष की आय, ये 5 सोर्स की आय, 5 स्रोतों की आय, यदि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो हमको 5% टैक्स देना है। यदि गत वर्ष की आय 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो हमको 20% टैक्स देना है ओल्ड रेट से। और यदि 10 लाख से ऊपर है यदि इन 5 सोर्स की आय, तो हमको 30% टैक्स देने होंगे 10 लाख से ऊपर वाले का। 5 से 10 में तो 3 स्लैब हो गया यहाँ, अप टू 5 लाख 5%, बिलो 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 20% और 20 से 30 20 तक का, 20 के ऊपर जो भी होगा वह 30% हो जाएगा। 20 से 30 नहीं, 20 से ऊपर जो भी होगा सब, 10 से ऊपर जो भी होगा, 10 लाख से ऊपर जो भी होगा वह हो जाएगा 30% के रेंज में आ जाएगा। तो 3 स्लैब हो गया, 5%, 10% और 30%। न्यू जो स्लैब आया है जिसमें कोई डिडक्शन नहीं दिया जाता है, 80 से 80 तक का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, वह जो है वह 2.5 लाख तक, उसमें भी है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5% और 5 से 7.5 लाख तक, यानी 5 से 7.5 लाख तक इसमें आ जाएगा 15%। फिर उसके बाद 10%, उसके बाद फिर आ जाएगा 7.5 से 15%, फिर प्रत्येक 2.5 लाख पर 5% का रेट बढ़ता जाएगा अप टू 15 लाख तक। और 25 लाख कितने अमाउंट पे 10% लगेगा? कितना? कितने अमाउंट पे 10% लगेगा टैक्स? पुराने रेट में 10%, 5 पुराने या 10% जो होता है ना, पुराने रेट में 10% नहीं है। जो अभी जो कार्य रेट है, जो 5 लाख तक यदि इनकम है तो 5% का रेट ही है उसमें। ओके, समझ गए इसको? यस सर। और 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, समझ लो इसको फिर ठीक से। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। यदि 2.5 से 5 लाख है तो 5% ही टैक्स देना है, और यदि 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर यदि टैक्स है, इनकम है तो 30% टैक्स देना है।
और न्यू रेट ऑफ टैक्स यदि हम लागू करेंगे, यदि अपनाना चाहेंगे, ये ऑप्शन में है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन ओल्ड रखें या न्यू रखें हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसी हिसाब से करेंगे। तो अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, फिर 5 लाख तक 5%, फिर 7.5 लाख तक 10% देने हैं, 10 लाख से 15 लाख तक, 10 लाख से ऊपर 10 लाख तक 15% देना है, 10 लाख से 12.5 तक, 2.5 लाख ही बढ़ाना है, 15 नहीं करना है, 2.5 लाख तक 12.5 लाख तक जो होगा वह 20% देना है, फिर 15 लाख तक जो होगा 25% देना है, और उसके बाद 15 लाख से ऊपर जो भी इनकम होगा उसको 30% उस दर से टैक्स देने होंगे। ये तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ होगा, इसके लिए ये समझ सकती हो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कि नेक्स्ट हम लोग सोर्सेज ऑफ इनकम समझ गए, प्रीवियस ईयर समझ गए, उसके बाद असेसमेंट ईयर समझ गए, उसके बाद देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, या उसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे। यह टैक्स जो होगा देगा कौन, और जो देने वाले होंगे उसको क्या कहेंगे। यह टैक्स किस पर इंपोज होगा, आम जनता पर होगा, कंपनी पर होगा, फर्म पर होगा, ये सारे के सारे लोग एचईओ पर होगा, या जो लोकल गवर्नमेंट है उस पर होगा, या आर्टिफिशियल पर्सन पर होगा। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं जिस पर टैक्स इंपोज किया जाता है, जिसको टैक्स देना होता है, उसको हम लोग कहते हैं एसएससी कहते हैं, करदाता कहते हैं। और यह करदाता इनकम टैक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करदाता यदि हटा दिया जाए तो इनकम टैक्स का कंसेप्ट ही समाप्त हो जाएगा। करदाता वो होता है जो कर का भुगतान करता है, जो कर देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, करदाता कहेंगे। सिंपली इसका एसएससी का डेफिनेशन है, वह व्यक्ति, वह संस्था, वह कंपनी, वह फर्म, वह एचयूएफ हिंदू डिवाइडेड फैमिली, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कर का भुगतान करता है उसको हम लोग करदाता कहते हैं। तो सिंपली हम लोग समझ गए। यह भी करदाता दो नेचर के होते हैं, कभी कभी डिम्ड नेचर, डिम्ड एसएससी कहते हैं उसको। एक होता है डिम्ड एसएससी, दूसरा होता है एसएससी इन डिफॉल्ट। अब डिम्ड एसएससी किसको कहेंगे, एसएससी समझ गया, वह व्यक्ति जो कर का भुगतान करता है, जिसके ऊपर कर का दायित्व आता है, जिसको कर देना होता है, उसको एसएससी कहेंगे, करदाता कहेंगे। जो कर का भुगतान करता है करदाता। यह दो प्रकार के होते हैं, या दो नेचर के हो जाते हैं कभी कभी। एक को कहते हैं डिम्ड एसएससी, माना हुआ करदाता। अब सवाल है कि माना हुआ करदाता किसको कहेंगे। जैसे किसी के पिता की आय थी और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बदले में उनके पिता की इनकम पर उनका पुत्र अब टैक्स देगा, जो उत्तराधिकारी होगा वह टैक्स देगा। अब वह जो उत्तराधिकारी है उसका तो कोई इनकम नहीं है, लेकिन वह अपने पिता के इनकम पर टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो वह व्यक्ति, उसका पुत्र एसएससी नहीं है, लेकिन यहां मान लिया जाएगा कि आपको टैक्स देना है, तो एसएससी इसको माना जाएगा डीम्ड एसएससी, माना हुआ करदाता। एक्चुअली एसएससी है नहीं, लेकिन किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस उसको एसएससी बनना पड़ा, उसको हम लोग कहते हैं माना हुआ करदाता, डीम्ड एसएससी कहते हैं। ये पूछेगा, क्वेश्चन में पूछता है, टिप्पणी वगैरह में पूछता है, एसएससी के बारे में पूछेगा तो लिखना पड़ेगा करदाता क्या है, इसको लिखना पड़ेगा। फिर इसको समझना पड़ेगा कि डीम्ड एसएससी किसको कहते हैं, और दूसरा आता है एसएससी इन डिफॉल्ट, यानी यह भी एसएससी है नहीं, लेकिन इसको भी चूक में करदाता, यानी चूक हो जाने के कारण करदाता होता है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा कोई एम्प्लॉयर है, कोई नियोक्ता है जिसके यहाँ तुम नौकरी करते हो, उसके ऊपर यह भार है कि तुम्हारे इनकम से टैक्स काट करके आयकर को जमा करे। यदि तुम्हारे आय 2.5 लाख से ऊपर हो गई है, तो तुम्हारे जो एम्प्लॉयर हैं उस एम्प्लॉयर की ड्यूटी बना दी गई है टीडीएस के माध्यम से, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के माध्यम से, टीडीएस के माध्यम से बना दी गई है कि आपको टीडीएस करके एक संभावित टैक्स की राशि जो हो सकता है उसको आप काट करके जमा कर दें, इनकम टैक्स में जमा करें। मान लो कि कोई एम्प्लॉयर नहीं कर पाता है, नहीं करता है, तो इनकम टैक्स उस एम्प्लॉय को नहीं पकड़ेगा, बल्कि उस एम्प्लॉयर से अब टैक्स लेगा। अब यहां वह जो एम्प्लॉयर है, वह एम्प्लॉयर करदाता तो था नहीं, करदाता तो उसका एम्प्लॉय था, लेकिन
उससे चूक हो गई, टैक्स नहीं काट पाया वो, इसलिए उसको टैक्स देने हैं। तो इस तरह के जो चूक होते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, तो उसको कहते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट, चूक में करदाता। समझ गया इसको? एसएससी समझ गया। फिर हमको समझना है कि यह जो टैक्स देने वाले लोग हैं उसको पर्सन भी कहा जाता है। पर्सन, व्यक्ति, इंडिविजुअल, जैसे हम लोग इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, एचयूएफ है, ये सारे के सारे पर्सन हैं। एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल पर्सन है, या लोकल अथॉरिटी है, स्थानीय सत्ता जो होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे के सारे व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं और यह व्यक्ति करदाता बनता है। यही व्यक्ति तो करदाता बनता है। अब यहाँ जो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ है, इसमें 3 कैटेगरी बना हुआ है। एक 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे का है, यानी अप टू 60 ईयर्स है, तो उसको हम कहते हैं सामान्य करदाता, यानी वह सामान्य करदाता हुआ। जनरल सिटीजन हो गया, ये सामान्य हो गया। यदि 60 वर्ष से आयु ऊपर हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन कहते हैं। उनके लिए थोड़ा टैक्स में रिबेट भी है। सीनियर सिटीजन को एग्जाम्पशन लिमिट थोड़ा 3 लाख है, यानी 2.5 लाख तक सामान्य को टैक्स नहीं देना है और सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक टैक्स नहीं देना है। एग्जाम्पशन लिमिट उसका थोड़ा बढ़ा दिया गया। और जो सुपर सिटीजन है, 80 वर्ष से ऊपर वाले लोग हैं और जिंदा हैं, इनकम है उनके पास, तो उनको कहा जाता है, ऐसे लोग को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो एक हो गया जनरल सिटीजन जो 60 वर्ष से नीचे वाले लोग हैं, दूसरा हुआ 60 वर्ष से ऊपर 80 वर्ष से कम सीनियर सिटीजन, नाम सुनते हैं हम लोग, प्राय सुनते हैं सीनियर सिटीजन है ये, और उनको सरकार भी बहुत राहत देती है। और उसके बाद 80 वर्ष से ऊपर यदि जिंदा रहने वाले लोग हैं उनको हम लोग कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। उनको 5 लाख तक एग्जम्पशन है, यानी 5 लाख तक उनको कोई टैक्स देने नहीं है सुपर सीनियर सिटीजन को। तो 3 तरह के इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति करदाता होते हैं, सामान्य व्यक्ति करदाता, सीनियर सिटीजन व्यक्ति करदाता, और सुपर सीनियर या सुपर सिटीजन कहते हैं उसको 80 वर्ष से ऊपर वाले को। यह एचयूएफ भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहाँ ज्वाइंट फैमिली है, उसके जो मुखिया हैं वो यदि 60 वर्ष से नीचे हैं तो जनरल सिटीजन हो जाएंगे, जनरल करदाता होंगे। सीनियर सिटीजन करदाता होंगे 60 वर्ष ऊपर वाले, और फिर 80 वर्ष ऊपर वाले जो होंगे वह सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, एचयूएफ भी। लेकिन कंपनी, फर्म, एओपी, ये सब जो होगा, ये सब सामान्य सिटीजन में आते। सिटीजन तो है ही नहीं, ये लोग आर्टिफिशियल पर्सन में हैं, तो ये लोग जो है इन पर सामान्य नियम लागू होता है। फिर अब हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम किसको कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, तो अभी हमने बताया जो ये जो 5 सोर्स ऑफ इनकम है, यानी सैलरी का सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी का सोर्स, बिजनेस प्रोफेशन का सोर्स, कैपिटल गेन्स का सोर्स, फिर उसके बाद अदर सोर्सेज का जो इनकम है वाले लोग हैं, इन 5 सोर्स का जो टोटल होगा उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। 5 सोर्स का जो इनकम होगा अपने अपने हेड में वो डिडक्शन होकर आवेगा, यानी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो इनकम होगा सबको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो कौन आ गया अभी, जोड़ देंगे, तो उसको जोड़ने के बाद जो राशि आएगी उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई कहते हैं, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इसको परिभाषा के रूप में भी कर सकते हैं हम लोग, परिभाषित भी कर सकते हैं। परिभाषित क्या होगा इसका, आय के 5 साधनों के योग को, टोटल को हम लोग जीटीआई कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, जिसमें से 80C से 80U तक का डिडक्शन ना घटाया गया हो। यानी 5 सोर्सेज के योग को टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे, जिसमें से 80C से 80U तक का जो डिडक्शन है वह नहीं घटाया गया हो, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसके बाद टोटल इनकम पढ़ाएंगे, क्योंकि टोटल इनकम ही टैक्सेबल इनकम होता है और टैक्सेबल इनकम पर ही हमको टैक्स देने हैं। तो टैक्सेबल इनकम आयकर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम। यह टैक्सेबल इनकम कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है
ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? तो हम समझ गए हैं कि पांचों सोर्स का जो टैक्सेबल इनकम है उसको जोड़ेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। फिर उसके बाद उसमें से 80C से 80U तक का जो डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, यह तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। सकल लाभ पर या सकल आय पर दी जाने वाली कटौतियां देखोगे, इसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। जैसे लोग LIC में 80C के अंदर आता है, LIC वगैरह में शिक्षा शुल्क में जो खर्च करता है वो सबको 80C में घटाया जाता है, यानी टोटल सीधे घटा दिया जाता है टोटल इनकम से उसको। तो 80C से 80U तक की जो कटौतियां हैं, सारी कटौतियों को घटाने के बाद जो इनकम आता है, जो इनकम बचता है, उसको हम लोग टोटल इनकम कहेंगे, टोटल इनकम कहेंगे, टैक्सेबल इनकम भी कहेंगे। और यह टैक्सेबल इनकम गत वर्ष में यदि 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है तो हमको टैक्स देने होते हैं। यही टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम गत वर्ष में 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है तो हमको टैक्स कर निर्धारण वर्ष में देना होता है। रिटर्न फाइल करेंगे हम लोग, रिटर्न फाइल करने के बाद हमको टैक्स देने होंगे। इसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। यही तो इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स का। ये इस टोटल इनकम को 10 के नियरेस्ट में राउंड अप कर देते हैं, यानी 2504 रुपया है तो 2500 कर देंगे, या 2514 रुपया है तो 2510 कर देंगे, 2516 रुपया है तो 2520 कर देंगे। इसलिए कि यानी 10 के फिगर में राउंड अप कर देंगे, उसको नियरेस्ट सन्निकटीकरण कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, जिससे टैक्स निकालने में आसानी हो जाती है। इसलिए ये ग्रॉस टोटल इनकम को टोटल इनकम को निकालेंगे, कर देंगे, इसको टैक्सेबल इनकम को करेंगे। अब यह जो टैक्सेबल इनकम है, इस पर टैक्स हम लोग निकाल लिया। इस दर से जो स्लैब है, जो रेट है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5% निकालने हैं, फिर 20% निकालने हैं, फिर 30% निकालने हैं। सबको निकालने के बाद हम लोग टैक्स अमाउंट निकाल देंगे। ओके, टैक्स अमाउंट हम लोग निकाल देंगे। जब टैक्स अमाउंट निकाल देंगे, अब इसी पर टैक्स देना है। इस टैक्स अमाउंट पर, जो टैक्स अमाउंट है यही पे करना है हमको। इस पर अब 2 तरह के कर लगाए जाते हैं टैक्स अमाउंट पर। टोटल इनकम के आधार पर टैक्स अमाउंट निकाल देंगे, रेट ऑफ टैक्स के आधार पर निकाल देंगे। और यह जो टोटल टैक्स होगा जिसको हमको पे करने हैं, उसको उसमें हम लोग 4% और जोड़ देंगे। उस टैक्स अमाउंट में 4% हम लोग और जोड़ देंगे। 4% कौन किस चीज़ का? तो एजुकेशन एंड हेल्थ सेस होता है, सेस जोड़ते हैं उसमें। यानी एक तरह से शुल्क लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, जो भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए, पैसे उपलब्ध करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र, प्राइमरी, खासकर प्राइमरी शिक्षा इसमें आता है। प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र मान लें, शिक्षा का क्षेत्र में जो सरकार खर्च कर रही है, जो सुविधाएं दे रही हैं, या हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दे रही हैं, उसके लिए सरकार इस टैक्स अमाउंट पर, यानी टैक्स ऑन टैक्स हो गया, टैक्स अमाउंट पर 4% टैक्स लेती है। कभी कभी यदि हमारी आय बहुत ज़्यादा है तो उस पर भी सरचार्ज देना होता है। सरचार्ज का मतलब हुआ अधिभार, हिंदी में कहते हैं उसको अधिभार कहते हैं। यह अधिभार क्या है? यदि हमारी आय 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो हमको 10% और भी देने होंगे, इसको सरचार्ज कहा जाता है। फिर उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ तक हमारी आमदनी है तो 15% हमको सरचार्ज देने होंगे। फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक यदि हमारी आय है तो हमको 25% टैक्स यानी सरचार्ज देने होंगे। और यदि हमारी आय 5 करोड़ से ऊपर है तो हमको 37% के दर से अधिभार देने होंगे, यानी सरचार्ज देने होंगे। ये एडिशनल टैक्स हो गया, ये टैक्स ऑन टैक्स हो गया। ये जोड़ना पड़ता है, इसमें जोड़ करके हम लोग दिखाते हैं। और जो अमाउंट बनता है उसके बाद उसको हम लोग कहते हैं टैक्स लायबिलिटी, उसको कहेंगे टैक्स लायबिलिटी। एक लड़के ने पूछा यहाँ चैट में, हमने देखा भी, कि न्यू स्लैब के बारे में। तो न्यू स्लैब को फिर हम समझा देते हैं
कि 2.5 लाख तक यदि है इनकम तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2.5 से 5 लाख तक है, अप टू 5 lakhs है तो 5% टैक्स देने हैं। अप टू 7.5 लाख यदि है 10% टैक्स देने हैं। अप टू 10 लाख है तो 15% टैक्स देने हैं। अप टू 12.5 लाख है तो 20% टैक्स देने हैं। और अप टू 15 lakhs है तो 25% टैक्स देने हैं। और एवं 15 lakhs है तो फिर 30% का रेट जो है वो देने होंगे। ये टैक्स रेट है, न्यू स्लैब इसको कहते हैं। तो करदाता को के ऊपर यह निर्भर करता है कि वह ओल्ड में जाए या न्यू में जाए। लेकिन ओल्ड में क्या है, एक फायदा ये जो है हमने कहा 80C से 80U तक का जो रिडक्शन है वह ओल्ड वाले के लिए ही है। ओल्ड जिसने ऑप्ट किया है रेट, उसको यह 80C से 80U तक का जो भी रिडक्शंस हैं उसका लाभ वो ले सकता है। जैसे मकान बनाने के लिए लोन लिया है वह मिल सकता है उसको, वह रिबेट हो सकता है। हेल्थ सेक्टर में कोई खर्च किया है तो वो हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस किया है तो हो सकता है। किसी ने बच्चों को पढ़ाई पर खर्चा किया है वह 80C में घट जाएगा। किसी ने LIC कराया है और भी कोई इंश्योरेंस कंपनी से कुछ कराया है तो वह भी पैसा सीधी टोटल इनकम से घट जाएगा। शेष इनकम को ही टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, उसी पर टैक्स की गणना की जाएगी। तो एक सुविधा भी है पुराने में, तो नए में सुविधा नहीं है, तो नए में रेट का थोड़ा सा स्लैब बढ़ा दिया गया है। तो दो तरह के हैं, ओल्ड रेट है, न्यू रेट है, दोनों ही देश में लागू है। या हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि इसको कैसे, किसको हम अपनावें। एक और हम चर्चा करना चाह रहे हैं यहाँ पर, TDS शब्द एक आता है, बहुत अच्छा शब्द है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी स्रोत पर ही कर की कटौती, स्रोत पर कर की कटौती, यानी जहां इनकम होता है वहीं से टैक्स काट लेना है। पहले क्या होता था कि हम लोग 12 महीना कमाते थे और घर ले जाते थे, फिर मार्च के बाद हमको टैक्स देने होते थे। अब जो पैसा मिल गया घर में आ गया वो तो खर्च हो जाता था। अब टैक्स हमको देने हैं, इनकम टैक्स देने हैं। पहले होता ऐसा ही होता था, इनकम टैक्स देने हैं। तब इनकम टैक्स देने हैं तो कहाँ से देंगे, और देंगे भी तो काफ़ी तकलीफ से देंगे। क्योंकि हम यदि मान लो 1 लाख की सैलरी हमारी है तो 1 लाख घर में हम ले गए, प्रत्येक महीना देते चले गए तो घर में तो खर्च हो जाता है। जैसे इनकम बढ़ता है, जैसे ही 1 लाख आवेगा उसका खर्चा का डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, चैनल बना हुआ, खर्च हो जाता है। यदि हमारे पास 80,000 रुपया ही आवे तो 80,000 का ही चैनल बना होगा और उसमें खर्च हो जाएगा। तो हर महीना हम वेतन देते चले गए और खर्च करते चले गए, और 12 महीने के बाद कहा जाता है कि पिछले साल का आप टैक्स दीजिए असेसमेंट ईयर में, तो काफ़ी कठिनाई होती थी, बहुत टैक्स नहीं दे पाता था, बहुत सारे मुकदमे हो जाया करते थे। और टैक्स मिलता भी था इनकम टैक्स को तो बहुत सारा सुनना पड़ता था, उसको खरी खोटी भी सुनना पड़ता था, कमाएंगे हम, टैक्स देंगे इनको, बहुत तरह की बातें आती जाती थी। तो इनकम टैक्स वाला बहुत चालाक है इसमें, उसने कर दिया क्या, एम्प्लॉयर को ही कर दिया। जहाँ से सोर्स मिलता है, जहाँ से इनकम मिलता है, एम्प्लॉयर को ही भार दे दिया गया। बैंक को ही कह दिया गया आप यदि 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो उसमें से टैक्स काट के हमको भेज दीजिए। यानी सपोज करो कि अब 1 लाख के बदले हमको 80,000 ही मिल रहा है पैसा, 20,000 टैक्स काट लिया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, हर महीने काट लिया गया, तो हम टैक्स भी दे दिए और 80,000 में अपने घर में आराम से खा पी भी रहे हैं। तो इस तरीके से इस TDS को लागू किया गया आसान बनाने के लिए। और यह TDS जो होता है वह हमारा जो पैन नंबर है, बैंक में जो यानी इनकम टैक्स में नंबर है, उसमें उसको भेज दिया जाता है कि देखिए इस एम्प्लॉय को इतना हम इनकम दिए हैं, इतना इनका TDS बना है, TDS हम काट करके आपको दे रहे हैं। उसके बाद अब हम रिटर्न फाइल करेंगे 12 महीने के बाद, पिछले गत वर्ष के बाद असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करेंगे कि हमारा ये इनकम था, हमारा TDS इतना हुआ है, ज़्यादा हो गया है तो हम लोग रिफंडेबल रिटर्न देंगे, और यदि कम हुआ है तो फिर हम लोग पेएबल रिटर्न भरेंगे और उस राशि हमको फिर जमा करनी होगी। और इसके लिए बहुत सारे ये हैं, पहले ही प्री टैक्स जमा किया जाता है, एडवांस टैक्स जमा किया जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिस्टम है। तो इस सब माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर में ही जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर में ही हम लोग टैक्स जमा करते चले जाते हैं। और ये इसलिए है, फिर बाद में हमने कहा, बाद में आया कि 2 महीना का सैलरी काट दिया जाता था, फरवरी और मार्च का।
कि वो टैक्स में चला गया। वहाँ भी दिक्कत होती थी कि मान लो कि 10 महीना का दे दिया गया, 2 महीना का काट लिया गया, फिर 2 महीना में फिर कैसे चलेगा घर, कठिनाई होती थी। इसलिए अब कर दिया गया है कि हर महीने काटना है। जो इनकम बनता है, उस पर जो टैक्स बनता है, उसको 12 महीने में बांट लेना है। यदि हमारी आय जो होगी, संभावित आय होगी, उस पर जो संभावित कर होंगे उसको 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और हर महीने काटना है। अब हर महीने टैक्स करता है, हमको पता भी नहीं चलता है, हम टैक्स भी जमा करते रह जाते हैं, कोई आक्रोश भी सरकार के पास नहीं होता है हमारा। इसको कहते हैं हम लोग TDS कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आज हम लोग इसके बारे में समझें, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या प्रावधान है, क्या इसके कंसेप्ट हैं और जो इनके पारिभाषिक शब्द हैं, उन सारी बातों पर हमने आज चर्चा की। इसको हमने समझाया, हमने बताया। फिर जो आगे क्लास होगा उसमें फिर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमको सुना। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हम बोलिएगा तो अभी बता देंगे।